प्लेन क्रैश, द इम्पॉसिबल रेस्क्यू। दोस्तों, आज दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है। कोई चांद पे पहुंच गया तो कोई मार्स पे। किसी ने एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा तो किसी ने समुद्र की गहराइयों में जाने का। तो कोई कहीं अमेज़न के घने जंगलों में कुछ ऐसा कर रहा होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और आज से 50 साल पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, इस दुनिया में नेचर से सुंदर कुछ नहीं है। और नेचर हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा डटे रहना चाहिए, जो कि हमें देखने को मिलता है माउंटेन से। तो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, आखिरी वक्त तक हम अपनी जगह पर डटे रहने की कोशिश करते रहेंगे। और आज हम भी आपको हौसले से भरी ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने दुनिया भर में हुए अलग अलग हादसों की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, अलग अलग तरीके के जज्बे की, जिंदगी के साथ जद्दोजहद में दिखाए गए इंसानी हौसले की। और इस कहानी में भी आपको वही हौसला, वही जज्बा देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि इंसान अगर कुछ करने की ठान ले और कोशिश करता रहे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। फिर उसे खुद को जिंदा रखने के लिए चाहे जो करना पड़े वो करेगा। और तब तक करता रहेगा जब तक कि उसे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद दिखती रहेगी। दोस्तों, दुनिया के एक ऐसे हिस्से में जहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ हो, ऐसी ठंड हो कि बॉडी का एक भी पार्ट खुला रहे तो तुरंत जम जाए, कभी भी तूफान आने की उम्मीद हो और ज्यादातर भारी बर्फबारी होती रहती हो, और तब कोई आपको कहे कि चलिए वहां कुछ दिन बिताते हैं, वो भी बिना किसी सुविधा के। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ये करना चाहेगा। लेकिन कुछ लोग थे जिन्हें यह करना पड़ा। हालांकि उन्हें किसी ने यह करने को कहा नहीं था, पर करना पड़ा ताकि खुद को जिंदा रखा जा सके। और ये बात बस कुछ दिनों की नहीं थी, बल्कि उन्हें वहां 75 दिन बिताने पड़े थे, वो भी बिना किसी सामान के। क्योंकि अगर उनके पास कुछ था तो बस हालातों से लड़ने का हौसला। दोस्तों, ये कहानी है उरुग्वे के उस प्लेन क्रैश की जो इंडीज के बर्फीले पर्वतों से जा टकराया था, और किसी को इस बात की कोई खबर तक नहीं थी। दरअसल 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम चिली के ओल्ड बॉयज क्लब की इंग्लिश टीम के साथ मैच खेलने के लिए सेंटियागो जा रही थी, जिसके लिए उस क्लब के मैनेजर ने, जो कि उस क्लब के ओनर भी हैं, वो उरुग्वे के एयरफोर्स चार्टर्ड प्लेन को हायर करते हैं, जो कि उन्हें आराम से सुरक्षित चिली पहुंचा दे। फिर उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स, मैनेजर्स और क्योंकि कुछ सीट्स बच गई थी तो कुछ फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी अपने साथ लेके चिली के लिए चार्टर्ड फ्लाइट उड़ान भरती है। शुरुआती समय में तो सब कुछ सही चल रहा होता है। फिर रास्ते में खराब मौसम की वजह से पायलट डिसाइड करते हैं कि वो प्लेन को आसपास ही कहीं लैंड करेंगे, और कुछ ही समय बाद अर्जेंटीना के एयरपोर्ट पर इस प्लेन को लैंड कर दिया जाता है। फिर वो सभी मौसम के ठीक होने का इंतजार करते हैं, पर आज के दिन तो नहीं। लेकिन अगले दिन जब मौसम ठीक नजर आया तो उन्होंने चिली के लिए अपना सफर फिर से शुरू किया। आज अभी सब कुछ सही चल रहा था, सारे यात्री और पायलट सभी अपना सफर एंजॉय कर रहे थे कि तभी अचानक इंडीज के सफेद बर्फीले पहाड़ों में मौसम फिर से खराब होने की वजह से पायलट को कुछ भी नजर आना बंद हो जाता है। कुछ देर तक पायलट इससे जूझता रहता है, और फिर अचानक 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपनी पोजीशन समझ नहीं पाया, और एक झटके में प्लेन इंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। यानी कि एक बहुत बड़ा धमाका जिसे सुनने वाला उन पहाड़ियों में दूर दूर तक कोई नहीं था। और फिर कुछ देर के लिए एकदम शांति। बर्फीली हवाएं चल रही है, चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़, और अब इस भयानक एक्सीडेंट में धीरे धीरे मौत का सिलसिला शुरू होता है। दोस्तों, इस प्लेन में टोटल 45 लोग थे, इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स, पायलट, को पायलट और पैसेंजर्स, जिसमें से 18 लोगों की तो एक के बाद एक तुरंत डेथ हो गई, और किसी तरह ये 27 लोग बच गए। लेकिन एंडीज के शरीर कंपा देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो रही थी। तो इन 27 लोगों ने बर्फ से ढके इन पहाड़ों के बीच कैसे लड़ी खुद को जिंदा रखने की ये लड़ाई। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में भी इस वक्त यही सवाल घूम रहा होगा, इसलिए ज्यादा सोचिए मत, बस सुनते रहिए कुकू एफएम की ये ऑडियो बुक, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में ऐसे सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। कैसे हुआ प्लेन क्रैश? दोस्तों, चलिए चलते हैं एंडीज के उन पर्वतों पर जहां हुए इस हादसे ने बहुत लोगों की जिंदगी बदल दी
और दुनिया को यह बताया कि आपके अंदर अगर हौसला है, जीने की चाह है और कभी ना हारने वाला जज्बा है, तो किस्मत ने आपको चाहे जिस मुसीबत में लापटका हो, चाहे जिन हालातों में लाकर खड़ा कर दिया हो, आप उससे बाहर आ ही जाते हैं। तो अब एक्सीडेंट के एक दिन पहले, जैसे कि हम सबको पता चल चुका है कि उरुग्वे का एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है रग्बी। ये समझ लीजिए कि एक तरीके का फुटबॉल है जो पैरों से नहीं, हाथों से खेला जाता है। एक्चुअली इसमें आपको बॉल को अपने हाथों में लेकर दौड़ना होता है और तब तक दौड़ना होता है जब तक आप अपने गोल के पास पहुंच ना जाएं। और इसी रग्बी का मैच होने वाला था उरुग्वे और चिली टीम के बीच में। यानी कि उरुग्वे की टीम ओल्ड क्रिश्चियन क्लब का मैच था चिली के ओल्ड बॉयज क्लब की टीम से। और क्योंकि ये मैच चिली में होना था, तो उरुग्वे टीम के मैनेजर या यूं कह लीजिए इस टीम के ओनर डेनियल जुआन ने उरुग्वे के एयरफोर्स चार्टेड प्लेन को हायर किया। इस चार्टेड फ्लाइट में टोटल 40 पैसेंजर्स, पायलट और क्रू मेंबर्स के टोटल 5 लोग थे। तो कुल मिलाकर उस दिन उस फ्लाइट में 45 लोग थे। सारी सीट्स बुक हो चुकी थी और क्योंकि टोटल 10 सीट्स बाकी थी, तो टीम प्लेयर्स ने अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लिया ताकि वो भी उनके साथ जा सके। इनमें से किसी एक पैसेंजर ने एन मोमेंट पे प्लान कैंसिल किया, तो ग्राजिला मारियानी ने सीट खरीदी ताकि वो अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी में शामिल हो सके। दोस्तों, इस प्लेन को उड़ाने वाले कर्नल जूलियो सीजर फेरदास एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और काबिल पायलट थे, जिन्हें टोटल 5117 घंटे तक का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। और उनके को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल दाते हेक्टर लगुरारा थे। ये दोनों पायलट 12 अक्टूबर 1972 को केरास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हैं। लेकिन खराब मौसम और एंडीज के ऊपर एक तूफान आने की वजह से उन्हें अपनी फ्लाइट को अर्जेंटीना के एक छोटे से एयरपोर्ट मेंडोजा में लैंड करना पड़ा। टाइम बीता जा रहा था, प्लेयर्स अपने मैच को लेकर परेशान थे और पायलट खराब मौसम को लेके, और 12 तारीख को उन्हें वहीं रुकना पड़ा। उस दिन वहां से जाने का उन्हें कोई मौका नहीं मिला। फिर 12 अक्टूबर की रात गुजरती है और उन्हें ये पता नहीं था कि 13 अक्टूबर को उनकी किस्मत उनके लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली थी। दोस्तों, वैसे तो मेंडोजा से सैंटियागो के लिए वेस्ट में 200 किलोमीटर का सीधा रास्ता है, लेकिन मैच के कारण पैसेंजर्स को चिली जल्दी पहुंचना था, तो उन्हें लेना पड़ा दूसरा रास्ता। ये देखते हुए कि फ्लाइट पूरी तरह से भरी हुई है और उन्हें दूसरा रास्ता लेना है, तो यहाँ पायलट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है, क्योंकि मौसम बहुत खराब था और विंड्स भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में थी। तो उन्हें और भी केयरफुल होकर डिसीजन लेना था। लेकिन उन्होंने भी जल्दी पहुंचने वाले रास्ते को ही चुना और एंडीज के उन बड़े बड़े चट्टानों को पार करना इतना आसान नहीं था जितना ये लोग सोच रहे थे। दोस्तों, ऐसे टाइम पे फ्यूल कंजम्पशन भी और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए 13 अक्टूबर 1972 दोपहर के 2:26 पर फ्लाइट चिली जाने के लिए फिर से टेक ऑफ कर दी है। वैसे इस फ्लाइट में बैठे लोगों को इसलिए भी डर नहीं लग रहा था क्योंकि फ्लाइट के पायलट इन माउंटेन्स को 29 बार पार कर चुके हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है, और शायद उस दिन भी यही हुआ। पायलट को तो इस रास्ते की पूरी इंफॉर्मेशन थी ही। उन्होंने अपने को पायलट को भी इसकी ट्रेनिंग दे रखी थी और उस दिन जब फ्लाइट चिली जाने के लिए उड़ी, तो उन्होंने अपने को पायलट को उस फ्लाइट का इंचार्ज बना दिया। यानी कि अब इस फ्लाइट को पायलट उड़ा रहा था। अभी को पायलट ने उड़ान भरकर कुछ दूर की दूरी तय की ही थी कि धीरे धीरे मौसम फिर खराब होने लगता है और थोड़ी ही देर में बर्फीले तूफान ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया। यहाँ को पायलट प्लेन को अपने टाइम के अंदाजे से चला रहा था क्योंकि बाहर का मौसम सही नहीं था और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही कोई सिग्नल मिल पा रहा था। तो उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा और अंदाजा लगाया कि इतने समय में तो वो एयरपोर्ट के आसपास पहुंच ही गया होगा। को पायलट ने मेन पायलट के कहने पर प्लेन को फ्लाइट मोड पे रखा हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, को पायलट का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीता और को पायलट ने अपना टाइम देखा और उसे लगा कि वो चिली पहुंच गया है और अब उसे एटीसी को इन्फॉर्म करना था, क्योंकि आप जैसे ही अपने एयरपोर्ट के करीब पहुंचते हैं तो पायलट का काम होता है कि क्लियर रनवे के लिए एटीसी को इन्फॉर्म किया जाए। और क्योंकि हमारे को पायलट इस फ्लाइट के इंचार्ज थे, तो उन्होंने एटीसी से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वो यहाँ पहुंच गए हैं और उन्हें फ्लाइट लैंड करने की परमिशन चाहिए। आप बताइए कि कौन से रनवे पे लैंड करना है। अब वहां एटीसी परेशान थी क्योंकि उनके रडार में उन्हें कोई फ्लाइट दिख ही नहीं रही थी। तो परमिशन किस चीज की दें और रनवे कौन सा बताएं?
लेकिन यहाँ को पायलट को तूफान के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे तो बस टाइम के हिसाब से लग रहा था कि अब वो पहुंच गया है और उसे रनवे पे लैंड करना है। और क्योंकि मौसम बहुत खराब है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर इसी आपाधापी में वो अपनी फ्लाइट को थोड़ा नीचे करता है, जैसे किसी भी फ्लाइट को लैंडिंग पोजीशन में लाने से पहले किया जाता है। वहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उसने को पायलट से कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। यहाँ को पायलट ने जैसे ही फ्लाइट की हाइट को कम किया, वो एंडीज माउंटेन की एक चोटी से टकरा जाता है और पूरी फ्लाइट में हड़कंप मच जाता है। सारे पैसेंजर्स घबरा जाते हैं और को पायलट को कुछ समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ। दोस्तों, ये सब इतनी जल्दबाजी में होता है कि क्रू मेंबर्स भी हड़बड़ा जाते हैं। वहां कॉकपिट में पायलट को भी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या और ये हलचल कैसी है। और जब तक लोग कुछ समझ पाते, खुद को संभाल पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्लाइट का पिछला हिस्सा जो उस चोटी से टकराया था, वो अचानक टूट जाता है और उस फ्लाइट के पिछले हिस्से में बैठे 2 क्रू मेंबर और 3 पैसेंजर्स उस टूटे हुए हिस्से के साथ ही पीछे की ओर गिर जाते हैं और उन 5 की उसी टाइम पे डेथ हो जाती है। क्योंकि प्लेन अब इंडीज चोटियों के बीच था, तो पिछले हिस्से के टकराने के साथ ही फ्लाइट का राइट और लेफ्ट विंग दोनों बारी बारी से उन चोटियों से टकराने लगता है। यहाँ एटीसी को इस फ्लाइट की कोई खबर ही नहीं मिल रही थी और यहाँ पायलट और को पायलट के साथ साथ फ्लाइट में बैठे सभी लोगों को ये खबर लग चुकी थी कि उनके साथ हादसा हो चुका है। फ्लाइट के 2 हिस्से हो चुके थे और उसके बाद दोनों विंग्स में आग लग चुकी थी और प्लेन इंडीज की उन चोटियों पे घसीटे खाने के बाद एक बड़े धमाके के साथ ठहर जाता है। तो दोस्तों, अब क्या होगा बाकी बचे उन 40 लोगों के साथ? क्या बच पाएंगे वो लोग? क्या एटीसी उनसे कांटेक्ट कर पाएगा? आखिर किसकी थी ये गलती, पायलट की या को पायलट की, या फिर किस्मत लेने वाली थी उनसे कोई और इम्तिहान? जानेंगे अगले एपिसोड में ही। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। कैसे बचेंगे ये 40 लोग? दोस्तों, खराब मौसम और पायलट की लापरवाही के चलते हुआ ये हादसा इस फ्लाइट में बैठे सभी लोगों की जिंदगी का फैसला कर चुका था। दरअसल एंडीज पर्वत की चोटियों से टकराते हुए अब फ्लाइट के लेफ्ट और राइट दोनों विंग्स में आग लग चुकी थी। यहाँ को पायलट प्लेन को फिर भी संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं था। 200 मीटर तक घसीटता हुआ ये प्लेन बहुत तेजी से आगे जाकर एक बर्फ की बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाता है। प्लेन का आगे का हिस्सा जहां पायलट बैठता है, वो उस चट्टान से इतनी जोर से टकराता है कि पूरी की पूरी फ्लाइट हिल जाती है। अब पूरा कॉकपिट टूट चुका है और फ्लाइट के 2 टुकड़े हो चुके हैं। राइट और लेफ्ट विंग में आग लग चुकी है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अब भी उस फ्लाइट में 40 लोग सवार हैं। अब ये पता चलता है कि जब प्लेन का अगला हिस्सा उस चट्टान से टकराया था, तो कॉकपिट के टूट जाने के साथ साथ उस पायलट की डेथ भी हो गई थी। दरअसल बर्फ का एक नुकीला हिस्सा सीधे उसके शरीर के आर पार कर जाता है और साथ में बैठा को पायलट कॉकपिट में बुरी तरह से फंस जाता है। वो इतनी बुरी तरह से फंसा था कि उसका वहां से निकल पाना मुश्किल था और बुरी तरह जख्मी होने के कारण वो दर्द से चिल्लाने लगा। लेकिन उसकी सुनता कौन, क्योंकि वहां प्लेन के मेन हिस्से में भी हालात बहुत बिगड़ चुके थे। दरअसल उस चट्टान से टकरा जाने के बाद जब प्लेन रुका तो किसी को कोई होश नहीं था। बस प्लेन रुक चुका था और पूरी तरह से टूट भी चुका था। चारों तरफ एक खामोशी थी, जिसे दूर से देखा जाए तो देख के यही लगेगा कि कोई नहीं बचा होगा। लेकिन कुछ देर की खामोशी और ठहराव के बाद एक एक करके लोग उठने लगे। उन्हें धीरे धीरे होश आने लगा था और कुछ देर बाद जब सब उठ जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं। वो ऐसी जगह पहुंच चुके थे जिसकी उन्होंने अपने ख्वाबों में भी कभी कल्पना नहीं की थी। फिर खुद को कुछ देर संभालने के बाद जब वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि वो उतने नहीं रहे जितने आए थे। उनमें से कुछ की मौत हो चुकी है और जो जिंदा है वो भी अच्छी हालत में नहीं है। किसी का हाथ टूटा है तो किसी का पैर, किसी के सिर से खून बह रहा है, तो कोई अपनी सीट में इस कदर फंस चुका है कि वहां से अब कभी निकल ही नहीं सकता। और फिर वो लोग काउंटिंग शुरू करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कितने लोग बचे हैं। और काउंट करने के बाद वो पाते हैं कि 11 की तो मौत हो चुकी है।
फिर वहां कॉकपिट से को पायलट की आवाज सुनकर कुछ प्लेयर्स उनकी तरफ बढ़ते हैं और जब वहां जाते हैं तो ये नजारा देखकर उनकी बची हुई आस भी टूट जाती है, क्योंकि यात्रियों को हमेशा पायलट से उम्मीदें रहती है। लेकिन यहाँ पायलट तो पहले से ही अपनी जान गंवा बैठा था और को पायलट भी पूरी तरह से फंसा हुआ है, जो कि उनसे बाहर निकलने के लिए हेल्प मांग रहा है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी नाकामी ही हासिल होती है और को पायलट को समझ आ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता और यहां से निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो उन प्लेयर से उसकी गन ढूंढने को कहता है। क्योंकि वो एयरफोर्स का पायलट था तो उनके पास हमेशा एक पिस्तौल होती ही है, जो कभी इमरजेंसी में उनके काम आती है। प्लेयर्स के पूछने पर कि उसे उसकी पिस्तौल क्यों चाहिए, तो वो कहता है कि अब वो बचेगा नहीं और इस दर्द को बर्दाश्त करने की उसके अंदर अब और ताकत नहीं है, इसलिए वो पिस्तौल ढूंढो, मुझे शूट कर दो। प्लेयर्स शॉक्ड हो जाते हैं और उससे इंतजार करने को कहते हैं, लेकिन वो उनसे रिक्वेस्ट करता है। अब क्योंकि वो प्लेयर्स थे तो उन्होंने कहा कि वो किसी की जान ले नहीं सकते और उसकी हेल्प के लिए कुछ ढूंढने लग जाते हैं। उनमें से एक प्लेयर उसको पानी पिलाता है और को पायलट उससे माफी भी मांगता है कि उसकी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ। वो प्लेयर उसे चुप होने के लिए कहता है और थोड़ी देर रुकने को भी, लेकिन अब उसकी सहने की शक्ति नहीं होती और थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे पिस्तौल दे दी जाती है और वो खुद को गोली मार लेता है। अब उस फ्लाइट को चलाने वाले पायलट और को पायलट की डेथ हो चुकी थी। सब निराश थे क्योंकि किसी से कांटेक्ट करने का कोई तरीका नहीं बचा था। धीरे धीरे रात भी हो रही है और तेज ठंडी हवाओं का रुख भी, और एटीसी को फ्लाइट की कोई खबर नहीं मिली और जिनसे पायलट्स ने वहां लैंड करने की परमिशन मांगी थी वो भी समझ जाते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी हो चुकी है। इसीलिए अर्जेंटीना, जहां से प्लेन ने दोबारा उड़ान भरी थी, वहां से 4 फ्लाइट्स को उस प्लेन को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। धीरे धीरे शाम होती है और मौसम और खराब होने लगता है। फिर भी वो फ्लाइट्स कोशिश करती हैं कि शायद कोई क्लू मिल जाए, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तो वो लोग अगले दिन का इंतजार करते हैं ताकि रेस्क्यू टीम भेज सके, क्योंकि रात में वहां रेस्क्यू टीम का भी जाना खतरे से खाली नहीं था। यहाँ भी तेज और बर्फीले हवाओं के बीच प्लेयर्स एक दूसरे की हेल्प करते हुए, उनका सहारा बनते हुए इस रात के गुजर जाने का इंतजार करते हैं। और इस बात का भी कि अब तक तो शायद किसी को इस अचानक हुए हादसे के बारे में पता चल ही गया होगा, तो अब कोई ना कोई आएगा उन्हें बचाने के लिए। और इस तरह उनका पहला दिन, या यूं कहे कि पहली रात गुजरती है। और फिर अगले दिन सुबह रेस्क्यू टीम के अंडर 11 फ्लाइट्स को सर्च के लिए भेजा जाता है, जो उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली की अलग अलग एजेंसी से आती है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करती है। अब 11 प्लेन्स उस एक फ्लाइट को ढूंढ रही हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा। तभी लकीली उनमें से एक प्लेन उस जगह से होकर जाता है जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था। फ्लाइट के पैसेंजर्स इसे देखते ही सर्च टीम की फ्लाइट को आवाज भी लगाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो प्लेन उस एक्सीडेंट हुई जगह के ऊपर से निकल जाता है और उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता। इसकी एक वजह यह भी है कि एक्चुअली जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसका कलर व्हाइट था। जी हाँ, एक तो सफेद बर्फ की चट्टानें, ऊपर से व्हाइट कलर की फ्लाइट जो रात भर में बर्फ से पूरी तरह कवर हो चुकी थी। इसलिए सर्च टीम को इतनी ऊपर से देखना पॉसिबल नहीं था और खराब वेदर की वजह से उन प्लेयर्स के चिल्लाने की आवाज भी उन तक पहुंच नहीं रही थी। तो आखिर अब क्या होने वाला था इन सभी प्लेयर्स के साथ? क्या उनकी आवाज यूं ही उन बर्फ की चट्टानों में दब के रह जाएगी? क्या ये सर्च ऑपरेशन यूं ही जारी रहेगा? कैसे बिताएंगे वो वहां अपने दिन? ऐसे ही करते रहेंगे मदद का इंतजार, या वही कोई तरीका अपनाएंगे खुद को बचाने का? जवाबों के लिए इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का कुकू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। सर्च ऑपरेशन हुआ बंद। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कैसे फ्लाइट एंडीज माउंटेन्स के चट्टानों से टकरा जाती है और उस फ्लाइट के 2 टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें पिछला हिस्सा टूटने की वजह से वहां के 2 क्रू मेंबर्स और 3 पैसेंजर्स की नीचे गिरने से मौत हो जाती है और कॉकपिट में पायलट और को पायलट दोनों की डेथ हो चुकी है। उसी दिन सर्च मिशन फिर शुरू होता है, लेकिन उन्हें कुछ भी हाथ नहीं लगता और अगले दिन वो फिर से रेस्क्यू मिशन शुरू करने के लिए रात के गुजर जाने का इंतजार करते हैं। अब प्लेन क्रैश का दूसरा दिन है। सुबह ने दस्तक दे दी है और पैसेंजर्स के मन में एक नई उम्मीद ने भी, कि चलो कल टाइम कम था
इसलिए उनके लिए हमें ढूंढना मुश्किल था, लेकिन आज शायद वो हमें ढूंढ ले। और इसी उम्मीद में उनमें से एक दो लोगों ने बाकी बचे लोगों को उठाना शुरू किया। लेकिन सुबह देखना सबकी किस्मत में नहीं था। रात में इतनी सर्दी और गहरे जख्मों के कारण उनमें से 5 और लोगों की डेथ हो चुकी थी। और वहां रेस्क्यू टीम की 11 फ्लाइट्स दोबारा इन लोगों को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। सफेद बर्फ की चादर में ढके सफेद रंग की उस फ्लाइट को ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इधर इन पैसेंजर्स में 2 डॉक्टर भी थे, जिन्होंने क्रैश के तुरंत बाद ही घायल लोगों की हेल्प करनी शुरू कर दी। लेकिन सब कुछ कंट्रोल कर पाना उनके बस में नहीं था। कुछ की चोटें वो ठीक कर पा रहे थे, लेकिन जो ज्यादा हर्ट थे, जिनको कंटिन्यू ब्लीडिंग्स हो रही थी, कुछ के तो हाथ कट गए थे, तो कहीं किसी के पैर अलग पड़े थे। और उनके दर्द का इलाज कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, और ना ही वो इक्विपमेंट्स थे जिससे वो हेल्प कर सके। लेकिन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने सामने दर्द से तड़पते हुए देखना, उन्हें मरता हुआ देखना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। अब जहां एक और दोनों डॉक्टर्स खुद जख्मी होने के बाद भी अपने दोस्तों की जान बचाने में लगे हुए थे, वहीं कुछ प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उस रेस्क्यू टीम का ध्यान उनकी तरफ जाए। और इसी इंतजार में दूसरा और तीसरा दिन भी ऐसे ही निकल गया। लेकिन ना तो रेस्क्यू टीम के हाथ कुछ लगा और ना ही पैसेंजर्स के। दोनों को हाथ लगी तो बस निराशा। फिर जब दूसरे और तीसरे दिन भी रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ नहीं पाई, तो उनमें से कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना कोई साइन बनाया जाए, जिसकी वजह से वो ये देख पाए कि हम कहाँ हैं। और अगले दिन इन लोगों ने अपने लगेज और प्लेन के कुछ हिस्सों को जोड़ के क्रॉस का साइन बनाया और रेस्क्यू टीम का वेट करने लगे। उस दिन में 3 बार वो प्लेन उस जगह से निकला, लेकिन वो साइन देखने में वो फिर से नाकामयाब रहे। दरअसल इतनी ऊपर से ऐसे तूफान में कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल था। फिर किसी ने दिमाग लगाया कि क्यों ना रेड कलर करके साइन बनाया जाए, ताकि वो उनकी नजर में आ सके। रेड कलर तो वैसे भी दूर से दिख जाता है। तो उन लोगों ने फ्लाइट के एक बड़े पार्ट को उठाया और लेडीज के पर्स से लिपस्टिक और नेल पेंट निकाली। फिर लोहे के उस बड़े टुकड़े पे उन्होंने एसओएस का साइन बनाया। लेकिन वो साइन पूरा बना पाते इससे पहले ही लिपस्टिक और नेल पेंट दोनों फिनिश हो गए और साइन अधूरा ही बना। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उस अधूरे साइन को लेके उस बर्फीले तूफान में खड़े हो गए। किसी एक व्यक्ति के लिए उस तूफान में कंटिन्यू खड़े रहना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि टर्न बाय टर्न वो बाहर जाएंगे और उस साइन को लेके खड़े होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाहर खड़े होने की जरूरत क्या थी? किसी ऊंची जगह उस साइन को फिक्स भी किया जा सकता था। दरअसल हवा का बहाव इतना तेज था कि वो टूट सकता था, और वो लोग ये रिस्क नहीं ले सकते थे कि रेड साइन वाला वो हिस्सा टूटे। इसलिए उन्होंने बारी बारी से उसे पकड़कर बाहर खड़े रहने का प्लान किया। एक तरफ रेस्क्यू टीम अपनी कोशिश कर रही थी और पैसेंजर्स अपनी। रेस्क्यू टीम की कोशिश थी कि किसी तरह कोई दिख जाए या कुछ भी साइन मिल जाए उनके वहां होने का। तो पैसेंजर्स की कोशिश थी कि किसी तरह बस आज वो हमें देख लें, जिसके लिए उन्होंने कई तरह के प्लान्स बनाए, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। और धीरे धीरे सबकी होप भी फिनिश हो रही थी। अब इसी तरह 7 दिन बीत चुके थे, लेकिन किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ और रेस्क्यू मिशन बंद होने की बात होने लगी। सर्च टीम ने बोला कि इतनी ठंड और बर्फबारी के बीच किसी का 4 दिन भी जिंदा रहना मुश्किल है, और अब तो 7 दिन हो चुके हैं। कोई उम्मीद नहीं है कि वो जिंदा होंगे। लेकिन फोर्स टीम ने किसी तरह एक दिन के लिए परमिशन और मांगी। उन्होंने कहा कि बस एक दिन और कोशिश कर लेते हैं, शायद कुछ हाथ लग जाए। सर्च टीम ने कहा कि ऑपरेशन कंटिन्यू रखने से कोई मतलब नहीं है, जब इतने दिन नहीं मिले तो अब क्या मिलेंगे। हम तो जिंदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर इन 7 दिनों में तो किसी की डेड बॉडी भी नहीं दिखाई दी हमें। पर काफी कहा सुनी के बाद एक दिन का टाइम और मिल जाता है, और ये 8वां दिन था। डेट थी 21 अक्टूबर 1972। सर्च टीम ने दोबारा उड़ान भरी और एक आखिरी कोशिश की उस फ्लाइट को ढूंढने की। आज फिर वो पैसेंजर्स एक एक करके अपनी बारी पर उस साइन को लेकर खड़े होते हैं। लेकिन पूरे दिन की जद्दोजहद के बाद हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। और 21 अक्टूबर को कुल 142 घंटे और 30 मिनट की खोज के बाद सर्च टीम ने कंक्लूजन निकाला कि अब कोई उम्मीद नहीं है। उस फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स की डेथ हो चुकी है, जो कि इस बर्फ की चादरों में ढकी हुई है, और उन्होंने सर्च ऑपरेशन को स्टॉप कर दिया। तो क्या अब सर्च टीम की तरह फंसे हुए खिलाड़ी भी हार मान लेंगे, या फिर वो खुद के सर्वाइवल के लिए कुछ करेंगे? आखिर
क्या करेंगे वो जब अगले दिन उन्हें कोई प्लेन या फ्लाइट नजर नहीं आएगी? क्योंकि अभी तक तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद उन्हें कोई ना कोई देख ले। पर क्या होगा अब, जब कुछ दिनों में उनकी ये उम्मीद भी टूट जाएगी? इसके साथ साथ इतने दिनों में उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, वो कैसे रह रहे हैं, जानने के लिए चलते हैं अगले एपिसोड पर कुकू एफएम में। सुने जो मन चाहे। क्या हार मान लेंगे पैसेंजर्स? अब तक हमने जाना कि कैसे सर्च टीम जान लगाकर फ्लाइट को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार 7 दिन तक सर्च करने के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा, तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पर एक और दिन का सर्च मिशन कंटिन्यू करके फिर से नाकामयाबी मिलने की वजह से उसे रोक दिया गया। और अब गवर्नमेंट इंतजार कर रही है कि थोड़ी सी गर्मी आए, बर्फ पिघले और वो उनकी डेड बॉडीज को ढूंढ के उनकी फैमिली को दे सके। दोस्तों, ये तो हमने इस हादसे के एक तरफ की कहानी सुनी। चलिए अब सुनाते हैं आपको पैसेंजर्स की वो दास्तान जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। हमने उनके साइन देने के तरीके और कैसे दो डॉक्टर्स जो बाकी बचे घायल पैसेंजर्स को बचाने में लगे हुए हैं, अभी तक सिर्फ उनके बारे में जाना। अब जैसा कि एक्सीडेंट की पहली रात 5 और लोगों की मौत हो गई, जिसमें फ्रांसिस्को एबल, ग्राजिला मारियानी, फिलिप मैक्किरियन, जूलियो मार्टिनेज और लामास शामिल थे, इंक्लूडिंग को पायलट लगुरार। अब वहां ठंड बहुत ज्यादा है, तो ठंड से खुद को सेफ रखने के लिए बचे हुए पैसेंजर्स ने डिसाइड किया कि वो प्लेन के एक हिस्से को, जिसमें टूटी हुई सीट्स और जो भी मलबा था, उसे हटाकर एक क्रूड शेल्टर बनाएंगे। और फिर इन 28 लोगों ने खुद को इस शेल्टर में समेट लिया। कुछ पैसेंजर्स ने ठंड से बचने की कोशिश करने के लिए उस शेल्टर के खुले हिस्से को बंद करने के लिए सामान, सीटों और बर्फ का इस्तेमाल भी किया। उन्होंने अपने आइडियाज और तरीकों को इम्प्रोवाइज किया। स्नो ब्लाइंडनेस को रोकने के लिए उन्होंने पायलट के कैबिन, तार और एक ब्रास स्टेप में सन विजर्स का यूज करके सन ग्लासेस को भी ठीक किया। उन्होंने सीट कवर को हटा दिया जो मोस्टली ऊन से बने हुए थे, और उन्हें खुद को कवर करने के लिए यूज किया, जिससे कि ठंड से बचा जा सके। वो स्नो बूट्स के लिए सीट कुशन का इस्तेमाल करते थे। मार्सेलो पेरेस, जो कि इस रग्बी टीम के कप्तान थे, उन्होंने फिर से यहाँ अपनी कप्तानी दिखाई और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसमें बाकी प्लेयर्स की हेल्प की। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि स्पोर्ट्स हो या लाइफ, अगर आपका लीडर अच्छा हो जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हो, तो लाइफ के स्ट्रगल्स थोड़े आसान हो जाते हैं। और यहाँ मार्सेलो पेरेस ने वही रोल निभाया। फिर नंदो पाराडो, जो कि 3 दिन के बाद कोमा से जागता है, और जागते ही उसे पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो चुकी है, और उसकी सिस्टर सुजाना पाराडो, जो कि 19 साल की है, बहुत ही इंजर्ड है। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और बिना किसी आस के, बिना किसी सफलता के उसे जिंदा रखने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि वो खुद भी बहुत गंभीर रूप से घायल था, तो उसकी भी 8वें दिन पे डेथ हो गई। और अब बचे थे 27 पैसेंजर्स, जिन्हें अभी यहाँ रहने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना था। टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। इसमें से मोस्टली प्लेयर्स समुद्र के पास रहते थे। टीम के ज्यादातर प्लेयर्स ने तो पहले कभी बर्फ देखी ही नहीं थी, और किसी को भी हाई एल्टीट्यूड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए उनके लिए तो ये और भी ज्यादा हार्ड था, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि एक्चुअल ठंड होती क्या है। बचे हुए पैसेंजर्स के पास मेडिकल सप्लाईज, ठंड के मौसम के कपड़े और इक्विपमेंट्स, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फूड की कमी थी। अगर मेडिकल सप्लाईज की बात करें, तो उसके नाम पे उनके पास बस प्लेन का अपना खुद का मेडिकल किट था, और 2 किट वो थे जो वो 2 डॉक्टर्स अपने साथ लाए थे। ये प्लेयर्स के रिलेटिव थे, और इन्होंने अपनी इंटर्नशिप का 2nd ईयर हाल ही में ज्वाइन किया था। इन्होंने सोचा कि हर कोई ट्रैवल करते वक्त अपने साथ कुछ ना कुछ मेडिसिन तो रखता ही है, तो इन्होंने प्लेन में जितने लगेज थे सबकी तलाशी लेनी शुरू कर दी, और जिस बैग में जो दवाइयां मिल रही थी उन्हें एक जगह कलेक्ट किया। अब क्योंकि प्लेन में ज्यादातर तो चोट और थकान होने की वजह से ज्यादातर लोगों ने अपने पास पेन किलर रखी थी। कुछ के पास पेन रिलीफ स्प्रे और बैंडेज भी मिल गए, जिससे उन्हें काफी सारी हेल्प मिली। लेकिन 27 लोगों के हिसाब से भी ये दवाइयां बहुत कम थी। अब बात दवाइयों की थी, तो बिना कुछ खाए पिए तो आप मेडिसिन ले नहीं सकते। लेकिन इस प्लेन में सबसे बड़ा इशू अगर कुछ था तो वो था भूख का, क्योंकि पिछले 8 दिन से लगातार सब अपनी एनर्जी कंटिन्यू संभालने में और रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करने में लगा चुके थे। जो इंजर्ड थे उनको प्रायोरिटी में रख के उनकी हेल्प की जा रही थी। जो कुछ ठीक थे वो खाने पीने में कॉम्प्रोमाइज करके ले रहे थे। लेकिन अब उनका शरीर भी जवाब देने लगा था, और उन्हें भी खुद को जिंदा रखने के लिए खाने की जरूरत पड़ने लगी।
इसलिए उन्होंने फैसला किया कि जैसे हमने मेडिकल सप्लाई इकट्ठी की है, वैसे ही हम खाना भी इकट्ठा करेंगे। फिर पूरे विमान का खाना एक जगह इकट्ठा करने पर पता चलता है कि उनके पास 8 चॉकलेट जार, एक टिन मसल्स, 3 छोटे जार जैम, बादाम का एक टिन, कुछ खजूर, कैंडी, सूखे प्लम और शराब की कुछ बोतलें हैं, जो वहां जीवित रहने के लिए बहुत कम थी। लेकिन अब उन्हें अपने कदम सावधानी से रखने थे। इसीलिए समझदारी इसी में थी कि सब कुछ सावधानी से करें। और इसीलिए उन्होंने तय किया कि जो कुछ भी बचा है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बराबर लोगों में बांट दिया जाए। दोस्तों, इसी तरह फिटो स्ट्रेच ने सीट के नीचे से शीट मेटल का यूज करके और उस पर बर्फ रखकर पानी निकालने का एक तरीका तैयार किया। इस शीट मेटल को वो तेजी से घिसते और जब वो थोड़ा गर्म हो जाता तो उस पर बर्फ रख के मेल्ट करते थे और धीरे धीरे बर्फ मेल्ट होती और उसमें से पानी निकलता। और इस तरीके से उन्होंने पानी की प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर लिया था। लेकिन दोस्तों, ऐसे स्ट्रिक्ट राशनिंग के बावजूद भी उनका फूड स्टॉक बहुत जल्दी फिनिश हो गया। अब ग्लेशियर या आसपास के बर्फ से ढके पहाड़ पर ना तो कोई नेचुरल वेजिटेशन था और ना ही कोई जानवर जिनके थ्रू वो अपनी भूख का इलाज कर पाते। सब हताश हो चुके थे। अपनी भूख को कम करने के लिए कुछ पैसेंजर्स ने तो हवाई जहाज के कुछ हिस्सों को खाने की कोशिश की, जैसे सीटों के अंदर के कॉटन और चमड़े, जिनको खाने के बाद वो बीमार हो गए। भूख, प्यास और ठंड से बेहाल सारे पैसेंजर्स के पास अब राशन के नाम पर कुछ नहीं था। और पिछले 2-3 दिन से जब उन्हें कोई प्लेन भी अपने ऊपर से जाता हुआ नहीं दिखा तो वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। और फिर वो लोग टूटे प्लेन के टुकड़ों में कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिससे वो बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सके। फिर उन्हें प्लेन की सीटों के बीच एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रेडियो मिला जो उन सीट्स के बीच में फंसा हुआ था। किसी तरह 2 लोगों ने मिलकर उस सीट को उखाड़ने की कोशिश की ताकि उस रेडियो को वहां से निकाला जा सके। लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं थे कि सीट को आसानी से पुल करके बाहर निकाल दे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना टुकड़े को ही घसीटते हुए बाहर ले जाए। सीट्स को निकालना मुश्किल था, इसलिए 2-3 लोगों ने मिलकर उस टुकड़े को ही बाहर निकाला। उधर रॉय हर्ले ने प्लेन के हिस्से से एक इलेक्ट्रिक केबल को निकाला और उस केबल को यूज करके एक बहुत लंबे एंटीना को बनाया। फिर उस एंटीना को रेडियो में फिक्स करके कोशिश करने लगे कि शायद उन्हें कुछ सुनने को मिल जाए। ठंड की वजह से रेडियो की बैटरीज भी पूरी तरह से जम चुकी थी, लेकिन उन्होंने कोशिश जारी रखी और कुछ देर की मेहनत के बाद रेडियो स्टार्ट हो गया। और एंटीना का तार जो काफी लंबा था उसे वो थोड़ी और दूर तक ले गए ताकि नेटवर्क आ सके। और इससे अचानक कुछ कनेक्टिविटी होती है जिसके चलते उन्होंने वो खबर सुनी जिसकी वजह से उनमें से कुछ लोग तो रोने लगे और उन्होंने अपने जीने की आखिरी चाह को भी खो दिया। आखिर क्या थी वो खबर जिसे सुन के सभी परेशान हो चुके थे? जानने के लिए सुनते रहिए फ्लाइट 571 की वो कहानी कुक्कू एफएम पर। सुने जो मन चाहे। लाशों ने मिटाई भूख। क्रैश का 11वां दिन था। रेडियो ट्रांसमीटर को सेट किया गया ताकि बाहर की दुनिया से कांटेक्ट किया जा सके। रेडियो कनेक्टिविटी होती है और सभी प्लेयर्स न्यूज में सुनते हैं। कैंडीज पहाड़ी पे जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके पिछले 8 दिन से काफी खोजबीन की जा रही है। इतने दिनों से उन्हें सर्च में कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए गवर्नमेंट के ऑर्डर पे फिलहाल के लिए सर्च ऑपरेशन को रोका जा रहा है। दिसंबर में जब बर्फ पिघलेगी तब उनकी डेड बॉडीज को ढूंढने का काम किया जाएगा। और इस न्यूज को कोको अकेले सुनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि बाकियों ने केबल का काम संभाला हुआ था। और इस खबर को सुनने के बाद वो कुछ देर तक शांत रहा। फिर उधर कुछ लोग जो बाहर रॉय के पास थे उन्होंने इस खबर को सुना और रोने लगे और भगवान से अपनी जिंदगी के लिए प्रे करने लगे। उधर पराडो शांत होकर वेस्ट की तरफ जाती उन पहाड़ियों की ओर देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी गुस्तावो, मतलब कोको, ये उसका निकनेम था, वो बाहर आता है और वो उनके चेहरों को देखकर जानता था कि उन्होंने क्या सुना है। सूटकेस के सहारे थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ता है और अपनी रग्बी शर्ट को पहने हुए एक छोटे से टनल में अपना मुंह डालकर जोर से चिल्लाकर कहता है कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। और वो सारे परेशान चेहरे जो उसकी ओर देख रहे थे हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर क्या बकवास कर रहा है ये। और फिर वो जोर से चिल्लाता है और कहता है, अरे लड़कों, कोई अच्छी खबर है, हमने इसे अभी रेडियो पर सुना है, उन्होंने तलाशी बंद कर दी है। उसकी बातें सुनकर वो लोग जो रो रहे थे चुप हो जाते हैं और कुछ समय के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। और उनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो लोग थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगते हैं।
कोको की वो बात सुनकर पेज उस पर गुस्से से चिल्लाया और बोलता है कि इसमें क्या गुड न्यूज है? तुमने सुना नहीं क्या कि उन्होंने सर्च ऑपरेशन रोक दिया है? अब हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला। हम यहाँ फंस चुके हैं और अब हमारे पास ना तो खाना है और न इस ठंड से बचने के लिए कोई कपड़े। हम क्या करेंगे अब? अब हम सबको यहाँ मरना ही होगा और वो लोग हमारी लाशें लेने के लिए दिसंबर में आएंगे। तो बाकी सब कहते हैं कि इसमें गुड न्यूज क्या है? कोको ने फिर बोला, हाँ, ये गुड न्यूज ही है, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने दम पर यहां से निकलने वाले हैं। अब तक हम वेट कर रहे थे कि कोई आए और हमारी हेल्प करे, लेकिन अब हमें पता है कि हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला है। तो अब हमें ही एक दूसरे की हेल्प करनी होगी और यहां से निकलने का रास्ता भी खुद ढूंढना होगा। उन्होंने हमें मरा हुआ समझ लिया है, तो क्या हम मर चुके हैं? नहीं, सांसें तो चल ही रही है ना। तो क्यों ना बाहर निकलने की कोशिश की जाए। इस ठंड और बिना खाने के तो वैसे भी जिंदा नहीं बचेंगे और इस भरोसे से हम कुछ दिन शायद और जिंदा रह लें। लेकिन अगर हमने कोशिश नहीं की तो कल के मरते हम आज ही मर जाएंगे। इसलिए हमें खुद एक दूसरे का ख्याल रखते हुए यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है कि कोशिश करके मरे। हम प्लेयर्स हैं और हमें ये कोशिश करनी चाहिए। वहां खड़े सब लोग कोको की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। जो रो रहे थे वो चुप हो चुके थे और जो हताश हो चुके थे, जिन्हें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, कोको की बात सुनकर उनमें थोड़ा हौसला आता है। कोको की इस स्पीच से वो लोग अपने आप को स्ट्रांग फील करने लगते हैं और अपनी विल पावर से डिसाइड करते हैं कि अब वो जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। अब इन लोगों को प्लानिंग करनी थी कि कैसे आगे का रास्ता तय किया जाए। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि ये लोग गेम के लिए जा रहे थे, तो सामान की ज्यादा जरूरत थी नहीं। तो इन लोगों ने कुछ ज्यादा सामान रखा नहीं था, इसलिए उनके पास जो था उसमें ही काम चलाना था। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ इस बात की आने लगी कि आगे बढ़ने के लिए और इस ठंड को सरवाइव करने के लिए उन्हें खाने की जरूरत थी। फिर उन लोगों ने एक ऐसा फैसला किया जो वाकई में दिल दहला देने वाला था, और ऐसा करना सबके बस की बात भी नहीं है। यानी कि अगर कोई आम आदमी इन प्लेयर्स की कहानी सुने बिना ही इस बात को सुने जो ये करने जा रहे थे, तो उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो सकता। लेकिन उस समय जिंदा रहने के लिए और उस जगह से बाहर निकलने के लिए वो करना जरूरी था। तो उन्होंने एक दूसरे से बात की और सब लोगों की मंजूरी मिलने पर यह तय किया कि अपनी भूख मिटाने के लिए वो वहां पड़ी डेड बॉडीज का फ्लैश खाएंगे। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा और आप लोग जाने क्या क्या सोचने लगे होंगे उनके इस फैसले के बारे में। लेकिन जिस सिचुएशन में वो फंसे थे ना, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये जानते हुए कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है और अब उन्हें भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने इस बात के लिए खुद को रेडी किया कि अब वो जिंदा रहने के लिए अपने मरे हुए को पैसेंजर्स की डेड बॉडी खाएंगे। लेकिन यह तय करना भी उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इनमें से कोई उनका दोस्त था तो कोई रिश्तेदार। लेकिन उन्हें मजबूरन ये करना पड़ा। फिर ऐसा करते करते काफी दिन बीत गए और 27 अक्टूबर की रात एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसमें उनकी बची खुची चीजें भी बर्बाद हो गई। उन्होंने अपने रहने के लिए जो क्रूड शेल्टर बनाया था, वो उस तूफान को झेल नहीं सका और उस रात वो भी टूट गया। सुबह हुई, उन्होंने देखा सब तहस नहस हो चुका है और उस तूफान में उनके 8 और लोगों की डेथ हो चुकी थी और उनमें से एक की तबीयत भूख और कमजोरी की वजह से और खराब होने लगी और आखिरकार उन्हें वो करना पड़ा जो वो पिछले कुछ दिनों से करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपने बीमार साथी को पायलट की बॉडी का मीट खिलाया। उसे खाने के कुछ देर बाद उसमें थोड़ी सी एनर्जी आती है, जिसे देखकर सब रिलैक्स हो जाते हैं। उस रात के तूफान के बाद उनके चारों तरफ उनके दोस्तों की लाशें पड़ी थी और क्योंकि वहां बर्फ थी और इतनी ज्यादा थी, तो वो बॉडीज जैसे की तैसी ही थी। पर ऐसा भी नहीं था कि उनमें से बदबू आ रही हो या सड़ने लगी हो। उन्होंने सारे बॉडीज को एक जगह पर कलेक्ट किया और धीरे धीरे जरूरत पड़ने पर ही वो उनके बॉडी फ्लैश को खाते थे। उनका शेयर्ड गोल था कि उन्हें खुद को जिंदा रखना है, लेकिन उनके पास भोजन की कमी थी। उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है, लेकिन ये सोचना भी उनके लिए डरावना था।
बहुत देर तक वैसा करने के लिए सोचते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें यह काम करना पड़ा। एक्चुअली हाइट पर बॉडी में कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, और क्योंकि अब उन्हें खुद ही सारे काम करने थे, तो इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। पराडो ने अपनी बहन और माँ की बॉडीज को प्रोटेक्ट करके रखा, और उन्हें कभी नहीं खाया गया। उन्होंने बॉडी मीट को धूप में सुखाया, जिसकी वजह से वो थोड़ा टेस्टी हो गया था। स्टार्टिंग में तो वो केवल थोड़ा थोड़ा ही खाते थे, क्योंकि ऐसा करके वो खुश नहीं थे। उन्होंने पहले तो केवल स्किन ही खाना स्टार्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बढ़ती हुई भूख और कमजोरी को वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और उन्होंने शरीर के बाकी हिस्सों को भी खाना शुरू कर दिया। सभी यात्री रोमन कैथोलिक थे, तो उनके लिए ये पाप था। उन्होंने शुरू में उसे नहीं खाया। एक दो बार लोगों ने उन्हें मनाने की कोशिशें भी की, लेकिन वो नहीं माने। तो फिर उनके साथ जबरदस्ती नहीं की गई। लेकिन कुछ दिनों बाद मजबूर होकर उन्हें भी वो कदम उठाना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे सबकी डेथ भी हो रही थी। तो उन्होंने मिलकर एक और डिसीजन लिया। उन्होंने एक दूसरे से कहा कि हम में से जो भी मरता जाएगा, उसे परमिशन है उसके बॉडी फ्लैश को खाने की। क्योंकि अब तक लोग एक दूसरे को उनकी मंजूरी के बिना खा रहे थे, तो वो मायूस और गिल्ट में थे। तो उन लोगों ने एक दूसरे को परमिशन दी और सोचा क्यों ना मरने के बाद अपने दोस्तों के काम आ जाया जाए। किसी के लिए भी ये सफर आसान नहीं होने वाला था। वो लोग कुछ दूर तक जाते और फिर वापस आ जाते। ऐसा करते करते उन्हें 2 महीने बीत चुके थे, और अब उनमें से केवल 16 लोग ही बचे थे। उन्होंने सोचा ये छोटा छोटा सफर तय करने से कुछ होगा नहीं, इसीलिए उन्हें काफी दूर तक जाना पड़ा। उनके पास उस ठंड को झेलने के लिए कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो उन्होंने मिलकर प्लेन के कुछ पार्ट्स लेके विंडशीटर्स बनाई, सीट्स को फाड़कर स्नो बूट्स बनाए, और कुछ मेटल्स को यूज करके उन्होंने सनग्लासेस बनाए जो उन्हें स्नो ब्लाइंडनेस से बचाता। और ये सब हथियार बना के उनमें से 2 प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि वो आगे तक जाएंगे और उन सब के लिए कुछ हेल्प ढूंढ कर लाएंगे। सब ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, पर वो नहीं माने। तो सबने कहा कि फिर सब साथ में ही चलते हैं। तो उन दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सब में उतनी ताकत है नहीं, ना ही सफिशिएंट इक्विपमेंट्स हैं जो उनकी बाहर हेल्प कर सके, और ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ होगा। और अपने साथ खाने के तौर पे ये डेड बॉडीज को ले जाना सही नहीं है, इसलिए उन्हें यहीं वेट करना चाहिए। और ये कहकर वो दोनों निकल जाते हैं। कौन थे ये दोनों खिलाड़ी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई? क्या वो कोई हेल्प ला पाएंगे? क्या बाकी बचे लोग सही सलामत अपने घर आ पाएंगे? 72 दिनों की इस कहानी में अभी भी 12 दिन बाकी थे। तो कैसे गुजरे उनके ये 12 दिन, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। आखिरी पड़ाव। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां हम ये जानेंगे कि कैसे उन खिलाड़ियों ने अपने बचे हुए 12 दिन एंडीज पर्वत में बिताए। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो बस यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उन्हें कुछ मानवीय सबूत मिले, यानी उन्हें कुछ ऐसा संकेत मिले कि जो लोग आसपास रहते हैं वो उन तक पहुंच सके। तो 12 दिसंबर 1972 को पेराडो, कैनेसा और विंसेंटिन, जो कि एकदम आखिर में उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था, तो इन तीनों ने ग्लेशियर पर चढ़ने के लिए 11,710 फीट से 15,320 फीट की चोटी पर चढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने मदद के लिए 61 किलोमीटर की यात्रा करते हुए 10 दिनों से अधिक समय तक ट्रैकिंग की। फ्लाइट की हाइट के बेस पर उन्होंने सोचा कि वे 7,000 फीट पर थे, लेकिन एक्चुअल में वो अप्रॉक्स 11,800 फीट पर थे। को पायलट ने मरने के टाइम इन लोगों को यह बताया था कि वो क्यूरिको के पास थे। उनका मानना था कि वे एंडीज के वेस्टर्न एरिया के पास थे, इसलिए को पायलट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने सफर की शुरुआत की और उसी डायरेक्शन की ओर अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने अपने साथ केवल 3 दिन का ही मीट रखा था, जो कि आगे चल के कम पड़ने वाला था, लेकिन वो ज्यादा लेकर भी नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्होंने कम से कम सामान लिया। दोस्तों, पेराडो ने पोलो शर्ट के ऊपर 3 जोड़ी जीन्स और 3 स्वेटर पहने हुए थे। उन्होंने प्लास्टिक के शॉपिंग बैग में लिपटे 4 जोड़ी मोजे पहने थे। उनके पास कोई टेक्निकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई मैप और कोई कंपास भी नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उन्हें ट्रैकिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। और शायद यही वजह थी
कि जब उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम वेस्ट समिट पे चढ़ने की जगह एक दूसरे पीक जो उससे थोड़ा छोटा था उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन वो एक स्टीप माउंटेन था। उन्हें लगा इस वजह से वो एक ही दिन में दूसरे समिट पर पहुंच जाएंगे। पराडो उस टीम को लीड कर रहा था और बार बार उन्हें स्लोली चलने को बोल रहा था ताकि वो थके नहीं। वहीं लो ऑक्सीजन और कोल्ड एयर ने उनके इस ट्रैक को और ज्यादा डिफिकल्ट बना दिया था। और जब वो कुछ हाइट पे पहुंचे तो सनरेज की वजह से वहां की बर्फ पिघल गई और वो तीनों हिप्स तक बर्फ में दब गए थे। दोस्तों 3 दिन का ये सफर ये तीनों तय कर चुके थे, लेकिन अभी तक इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इन 3 दिनों में इन्होंने केवल 4 से 5 किलोमीटर का ही सफर तय किया था और इन्हें समझ आता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना वो सोच के चले थे। और ये सफर अभी और भी मुश्किल होने वाला है। और क्योंकि ये खाना भी 3 दिन का ही लेके चले थे तो इनके पास खाना भी कम पड़ने वाला था। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि हम में से कोई एक वापस जाएगा ताकि जो खाना है वो कुछ दिन और चल सके। तो वो जो तीसरा शख्स था विंसेंट, वो वापस जाने का फैसला लेता है। वो थोड़ी ऊंची चोटी पे था जो एकदम सीधी थी, तो नीचे जाने के लिए उसने एसी के जो पैडल्स बनाए थे उनसे बर्फ पे सरकने वाली गाड़ी बनाई और उस पर बैठकर चला गया। जिस ऊंचाई पे चढ़ने के लिए उन तीनों को 3 दिन लगे थे, वहां से उसे जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा लगा। अब बाकी बचे दोनों प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि आगे की यात्रा वो दोनों एक साथ ही पूरी करेंगे, फिर चाहे उसे पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े। मरेंगे भी तो साथ, लेकिन अब पीछे नहीं मुड़ेंगे। मर गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा रहे तो अपने दोस्तों के लिए हेल्प लेकर ही लौटेंगे। ऐसे ही करते करते 3-4 दिन और निकाले। कभी तूफान कभी तेज हवाएं इनके हौसलों को तोड़ती रही, लेकिन इन्होंने भी हार नहीं मानी। कभी कभी तूफान से बचने के लिए वो स्नो होल में खुद को छिपाने की कोशिश करते रहे। फिर तूफानों और ठंड से बचते बचाते इन्होंने किसी तरह 8 दिन बिता दिए। और 8 दिन बाद अचानक पहली बार नंदो को एक ऐसी पहाड़ी दिखाई देती है जिसपे बर्फ नहीं होती और वो उन्हें नॉर्मल पहाड़ी जैसी दिखाई देती है। थोड़ी सी हरी घास और कुछ छोटे छोटे पौधे। उन्हें देखते ही नंदो को एक उम्मीद नजर आने लगती है और उसके चेहरे पे वो खुशी भी जो पिछले कुछ दिनों में गायब हो चुकी थी। फिर दोनों उसी पहाड़ी की ओर बढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो वहां पहुंचते हैं और ये उनका 10वां दिन था। यानी कि एक्सीडेंट वाली जगह से निकले हुए उन्हें 10 दिन हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने टोटल 165 किलोमीटर की दूरी तय की। वहां पहुंचने पर उन्होंने जो सबसे पहली चीज देखी थी वो 2 गायें थी। उस दिन 21 दिसंबर को वो दोनों से देख के खुश तो बहुत हुए, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कुछ बोल पाए। और बोलते भी कैसे? एक्सीडेंट वाली जगह से सिर्फ 3 दिन का खाना लेके निकले लोगों का खाना 5वें दिन ही खत्म हो चुका था। भूख प्यास से बेहाल वो बस उस ओर भागे जा रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें कुछ जली हुई लकड़ियां दिखती हैं, कुछ कैंप दिखते हैं। वो इसे देखते जा रहे हैं और आगे की ओर बढ़े जा रहे हैं। आगे जाते जाते उन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है जिसको पार कर पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। और वो वहीं उस नदी के किनारे थक के बैठ जाते हैं। कुछ देर उस नदी के किनारे बैठे रहने के बाद उन्हें कुछ इंसान दिखते हैं, लेकिन वो नदी के उस पार हैं। अब इन दोनों के अंदर जितनी ताकत थी उन्होंने उतनी ताकत से उन लोगों को आवाज दी, लेकिन इनकी कमजोर आवाज और नदी के शोर की वजह से उन तक कोई आवाज पहुंच नहीं पाती है। फिर नदी के उस पार के लोग आगे बढ़ने ही वाले होते हैं कि उनमें से एक को ये दोनों प्लेयर्स नजर आ जाते हैं। वो रुकते हैं और उनसे पूछते हैं, लेकिन उनकी भी आवाज इन दोनों को नदी के कारण सुनाई नहीं देती। तो फिर वो शख्स एक पेन और पेपर निकालता है और उस पे कुछ लिख के बॉटल में भरकर नदी के दूसरे किनारे से इस किनारे की ओर फेंकता है। वो पेन पेपर इन दोनों को मिलता है। नंदो उसे पढ़ता है। उस पर लिखा है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे। नंदो पेन से उस पेपर पे लिखकर बताता है कि वो रग्बी प्लेयर्स हैं जिनका प्लेन 13 दिसंबर को क्रैश हो गया था। हम किसी तरह यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथी अभी भी वहां फंसे हुए हैं एंड वी नीड हेल्प। ऐसा लिखकर वो उस पार के खड़े लोगों के पास उसे फेंकता है। वो उसे पढ़ते हैं और बस इतना कहते हैं कि टुमारो, यानी कि उन्हें वहां एक और रात स्पेंड करनी पड़ती है। पर वो रात उनकी ऐसे नहीं गुजरी जैसी उन्होंने वहां एंडीज की पहाड़ियों पे गुजारी थी। यहाँ मौसम सही था। वहां बने कैंप में वो अपनी रात गुजारते हैं और अगले दिन 22 दिसंबर को वहां की पुलिस उनके पास पहुंचती है।
आसपास के काफी लोग भी वहां पर इकट्ठा हो चुके थे, पर इन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, क्योंकि इन्हें चिली ही जाना था अपने गेम के लिए। तो वहां के लोगों को इनकी जानकारी थी। सारी मीडिया के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। ये दोनों बताते हैं कि उनके साथी अभी भी वहां फंसे हुए हैं। हम अब केवल 16 लोग ही जिंदा हैं, बाकी 14 अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। फिर ये बात सुनते ही रेस्क्यू टीम को फिर से बुलाया जाता है और 3 हेलीकॉप्टर्स के साथ वहां टीम पहुंच जाती है। लेकिन मुश्किल अभी भी वही थी कि वो लोग कहाँ हैं, इसका रास्ता किसी को नहीं पता था, और वहां कैसे पहुंचा जाए ये भी नहीं। तो नंदो और दूसरे साथी ने डिसाइड किया कि वो बताएंगे कि कैसे पहुंचना है वहां, और हम लोग कहाँ फंसे थे। इसलिए वो दोनों भी रेस्क्यू टीम के साथ निकल पड़ते हैं। अब 3 चॉपर वहां जाते हैं, लेकिन मुश्किल ये थी कि एक चॉपर में सिर्फ 7 लोग ही आ सकते थे। तो रेस्क्यू टीम में से कुछ लोग वहां उतर जाते हैं, और जो सबसे गंभीर रूप से घायल थे उन 7 लोगों को चॉपर में बिठाया जाता है। बाकियों के लिए उन्होंने कहा कि वो कल दोबारा आएंगे। जिन लोगों को ले जाया गया है उन्हें हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट किया जाता है, और बाकी बचे उन 7 लोगों की रात बस इस इंतजार में बीतती है कि कल का सवेरा उन्हें नई जिंदगी देने वाला है और उन्हें उनकी दुनिया से मिलाने वाला है। किसी तरह से वो रात भी बीत जाती है और अगले दिन वो चॉपर बाकी बचे 7 लोगों को पिक करके हॉस्पिटल में एडमिट करता है। चारों तरफ ये खबर पहुंच जाती है कि फ्लाइट 571 के 16 खिलाड़ी अभी जिंदा हैं। उन्हें इंडीज के बर्फीले पहाड़ों से रेस्क्यू कर लिया गया है। जो भी इस बात को सुनता है हैरान हो जाता है कि कैसे उन्होंने 75 दिन वहां स्पेंड किए। ये तो किसी जादू से कम ही नहीं था। और फिर जब उनसे यह सवाल किया जाता है कि कैसे आपने इतने दिन वहां गुजारे, तो जवाब तो सबके पास था, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं और किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं होती कि वो क्या बताए। फिर उनमें से कुछ ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने दिन वहां बिताए। तकलीफ तो उन्हें बहुत हो रही थी, पर जैसे ही उनसे यह पूछा गया कि आप लोग खाते क्या थे, तो सबके दिल सहम गए। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने मरे हुए दोस्तों की लाश खाके अपने आप को जिंदा रखा था। ऐसा सुनते ही पूरी मीडिया में हंगामा मच गया। लोगों ने तरह तरह की बातें बनानी शुरू कर दी। उन्हें नरभक्षी नाम दिया गया। फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने आगे आकर यह बताया कि वहां हमारे पास कुछ नहीं था और जिंदा रहने के लिए हमें यह करना पड़ा। बल्कि हमने तो यह भी सोच लिया था कि अगर हम में से भी किसी की मौत हो जाती है तो बाकी लोगों को परमिशन है कि वो हमारे शरीर को खा सकता है। फिर लोगों ने उनको समझा और उनके लिए अपनी सिंपैथी दिखाई। उसके बाद अथॉरिटीज और विक्टिम्स की फैमिली ने एक्सीडेंट के आसपास के एरिया में बॉडीज को दफनाने का फैसला किया। 13 बॉडीज तो ठीक थी, लेकिन बाकी 15 पूरी तरह कंकाल बन चुके थे। 18 जनवरी 1973 को 12 लोगों और एक चिली प्रीस्ट को एक एक्सीडेंटल प्लेस पर ले जाया गया। फैमिली मेंबर्स को शामिल होने का ऑर्डर नहीं था। उन्होंने प्लेन के एक मजबूत हिस्से से लगभग 400 से 800 मीटर की दूरी पर एक कब्र खोदी। कब्र के पास उन्होंने एक सिंपल सा स्टोन ऑल्टर बनाया और उस पर एक ऑरेंज क्रॉस लगाया, और इस तरह उनके लास्ट रिचुअल्स को वहां पर संपन्न किया गया। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है और हमने सुना कि कैसे नंदो और कंसो के हौसले और जज्बे की वजह से उन्होंने दुनिया को यह भी बताया कि हार ना मानने से ही आप जीवन में वो पा सकते हैं जिसकी आप सिर्फ कल्पना करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम केवल सोच के कुछ हासिल नहीं कर सकते, हमें मेहनत भी करनी पड़ती है। तो कैसी लगी आपको सत्य घटना, ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा।